स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10th 12th में। Hello, good morning everyone. My name is Om Divedi and you're watching class 10th and 12th. Yesterday we have completed elevation in boiling point. Today we start numerical based on this topic. Okay, and the first question is calculate boiling point of a solution containing 36 gram of glucose dissolved in 250 gram of water. Boiling point of water is 100 degrees Celsius and constant boiling point constant is 0.52 kg per mole. So you have to learn this value. It is not always given to you for the questions. Okay, here the first question, that's why I give you del Tv is equals to Tb minus T naught P. It is boiling point of pure liquid and it is solution. Okay, this one is pure for pure and this is in solution. Okay, next, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब गिवन वेट क्या है हमारे पास 36 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना आता है। फॉर्मूला आपको पता होगा ग्लूकोज का, हम बता देते हैं C6H12O6। जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम सबकी तो क्या निकल के आएगा, हमारा आएगा 180। ग्लूकोज की आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या गिवन है हमको 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट भी हमें गिवन है 250 ग्राम और हमें मॉलिक्यूलर वेट पता ही है कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। के भी गिवन है हमारे पास 0.52 kg पर मोल। हमारा फॉर्मूला निकल के आता है अब यहाँ पर डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। आपको पीछे फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका हमने कल करा था। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो डब्ल्यू ए अपॉन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज़ में, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम एन भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता था ना हमारे एन अपॉन डब्ल्यू इन के जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, हमें किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, इसलिए हमने 1000 से उसको डिवाइड करा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 1000 की। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी सारी तो हमारा क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.416। ठीक है, आ जाएगी हमारी इतनी वैल्यू, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें पुट भी करना है ये वाले फॉर्मूले में। ओके, आगे चलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन द सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज relative lowering of vapor pressure, second one is elevation in boiling point, and third one is depression freezing point. It is the third colligative property. अब depression freezing point of a solution containing non-volatile solid is always less than that of freezing point of a solvent. अब इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज हो रही है तो अब क्या होगा, वो -1 पे या माइनस, मतलब उस जीरो से नीचे होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। मतलब ऐसी जगह को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमने आपको बता ही दिया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे वो भी मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल था, ये भी मोलैरिटी के ही प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, उसमें यहाँ पर क्या हो रहा था, टी नॉट एफ बाद में, टी नॉट बी बाद में आ रहा था, इसमें टी नॉट एफ पहले आएगा। बस यही दिक्कत है, क्योंकि इसमें क्या है, कम होती है वैल्यू, उसमें क्या थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो है। तो अब हमको पता ही है, जब हम कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे के भी आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, के एफ आएगा और इसकी वैल्यू भी हम आपको बता देंगे। अब एम की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब जब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है केजी में ही होना चाहिए। Del TF is equals to diffraction freezing point, del T naught F freezing point of solvent, TF is equals to freezing point of solution. Here KF आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
Molar depression constant for a solvent is defined as depression in freezing point of 1 molar solution of non-volatile solid in same solvent. मतलब क्या, 1 मोलर सॉल्यूशन का जितना डिप्रेशन आता है उसको ही हम इसको बोलते हैं, जो उसका कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट। की आपको फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Kf फॉर H2 इज़ 1.86 kg पर मोल। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी वाटर की बात आती है तो हमें वो याद रखना होता है, और बेंजीन का साथ में याद रख सकते हैं यहाँ। अब ये इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं। ये देखो, वेपर प्रेशर इधर की साइड है, ऊपर की साइड हमने क्या डिनोट कर रखा है, वेपर प्रेशर, और इधर की साइड हमने टेम्परेचर ड्राइव कर रखा है। चलो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा लिक्विड का जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, पॉइंट बी देखो यहाँ पर कहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। When vapor pressure of liquid and solid becomes equal represent freezing point। हमने आपको पहले ही बताया, जब लिक्विड और सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर इक्वल होते हैं तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अ सॉल्यूशन हैज ऑलवेज लेस वेपर प्रेशर देन द सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट से किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। देयरफॉर द कर्व ऑफ सॉल्यूशन गिव्स द लाइन फॉर सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो, आपको ये सॉल्वेंट का दिखाई दे रहा होगा ये वाला, और ये सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन का क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, वो कम नीचे जाकर, और नीचे जाकर टेम्परेचर पे वो क्या होता है, फ्रीज हो पाता है। नेक्स्ट, अब क्या है, एंटी फ्रीज। द सब्सटेंस यूज्ड टू लोअर डाउन द वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एंटी फ्रीज। अब फ्रीज की बात आ रही है तो एंटी फ्रीज क्या होगा, उससे अपोजिट होगा, जो उसके जो मतलब फ्रीज होने को देर से कर दे। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो वो -9 पे हो या -10 पे हो, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एंटी फ्रीज। आपने देखो, सुना होगा, जब ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं तो वो अपनी जो व्हीकल्स होते हैं उनके पेट्रोल में एक एंटी फ्रीज आइटम डालते हैं, जिससे कि उनका जो लिक्विड फ्यूल है, एरोप्लेन वगैरह में डलता है ये, कि उनका जो फ्यूल है वो जम ना जाए, मतलब फ्रीज ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन सॉल्ट एंड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज टू क्लियर ब्लॉकेज ऑफ रोड इन केस ऑफ हैवी स्नोफॉल इन कोल्ड एरियाज। मतलब इनको हम, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पर स्नो एरियाज होते हैं, वहाँ पर इनको यूज़ करा जाता है, जिससे कि वो बचे रहें। दूसरा, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। When 2 ग्राम of non-volatile solid is added to 80 ग्राम of water, the freezing point of solution comes about to be -8 डिग्री सेल्सियस। Then calculate the molar mass of solute। इसमें आपको उसने क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, कितना कम हो गया है, -0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है हमें 2 ग्राम, ठीक है। किस चीज़ का दिया है, किस चीज़ का दिया है, यहाँ पर 2 ग्राम मास ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड से एडेड 2 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब वाटर का हमें कितना दे दिया है, 80 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम्स, हमें निकालना क्या है कि मतलब कौन सी किस चीज़, मॉलिक्यूलर मास निकालना है जो भी चीज़ है उसका, क्योंकि इसमें हमें दूसरी चीज़ गिवन है। क्या गिवन है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट इसमें पहले से हमें दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। वाटर का तो हमें पता ही है कितना होता है, 18, ठीक है। गिवन कितना है उसका, 80, तो ओके, आगे सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, गिवन वेट दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये 0.8 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 80 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है हमें, मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो हमने अभी अभी निकाल लिया। H2O का कैसे निकालते हैं पता है ना, H2O का कैसे निकालते हैं, H2O, 2 + 16 कितना हो गया, 8, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करके। हाँ, एक और बात, क्वेश्चन करने से आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो। यहाँ पे देखो, एक वीडियो बनाने में हमारी थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ओके।
अब क्या है, डेल सी एफ का फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप वैल्यूज़ को पुट करो, के एफ़ की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पर के बी नहीं के एफ़ आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, के एफ़ आएगा, ठीक है, के एफ़, ओके। ये देखो अब यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ को पुट करोगे आप तो 0.8 आपने वहाँ पे पुट करा, जो की वैल्यू गिवन थी, के एफ की वैल्यू हमें ये पता है, वो पुट कर देंगे। डब्ल्यू भी पता है, सारी चीज़ें वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते चलेंगे। और जैसे ही हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमको इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 58.125। अब आती है हमारी ऑस्मोसिस। अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना बड़े आराम से है। When two solutions of different concentration are separated by a semi-permeable membrane, then the solvent molecule migrate a region of low concentration to a high concentration. अब क्या है, अगर हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, एक कंटेनर में लेकर और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेजिन्स वगैरह जो होती हैं, रेजिन्स आप उनको पानी में डालो, जो किशमिश होती है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, आपने देखा होगा ना, स्वेल हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, वही वाला इसमें रीज़न है। और ये कब तक होता रहता है ऐसा, जब अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसी बराबर कंसंट्रेशन ना हो जाए, बिकम इक्वल। द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो ना तो हमें मोटिवेट करिए और एक लाइक, एक थंब जरूर दिखाइए। इफ सम नेचुरल सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन आर एनिमल ब्लैडर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल का ब्लैडर्स भी होते हैं, जो मतलब नेचुरल है। और ये दूसरा इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये आर्टिफिशियल है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर के ऊपर फेरिक साइनाइड, हेक्सासाइनाइड, ठीक है, वन विच डज नॉट वर्क इन नॉन एक्वस सोल्यूशन एज इट डिसॉल्व इन दैम, लेकिन ये नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर काम नहीं करता। ये दोनों तरीके की होती है, एक तो होती है एंडोऑस्मोसिस, एक होती है एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, दोनों तरीकों की ये हो सकती है। आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉल्वेंट फ्रॉम सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब अगर पानी बाहर की साइड निकलता है तो वो एक्सोऑस्मोसिस होता है, और एंडोऑस्मोसिस इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब अंदर की साइड आए तो वो एंडोऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन क्या होता है, इसका उल्टा, intermixing of two solution or two gases when partition is removed, मतलब अगर पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाए तब इंटरमिक्सिंग जो होगी, ठीक है, उसकी जैसे हम धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं ना घरों में, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही उसको जलाते हैं तो वो क्या होने लग जाती है, बाहर निकल के एकदम धुआं फैल जाता है पूरे घर के अंदर, वही है डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, इट ऑकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, आपको दिख रहा होगा कि लो हाई कंसंट्रेशन होती है जहाँ पर जो धूप बत्ती वगैरह होती है वहाँ सारी जगह इकट्ठी होती है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स माइग्रेट, डिफ्यूजन में दोनों चीज़ माइग्रेट करती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, लेकिन उसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही माइग्रेट करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, इज नॉट नीडेड, हमारा डिफ्यूजन में कोई परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन हमारी ऑस्मोसिस के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इट ऑकर्स इन बोथ इन लिक्विड एज वेल एज गैस, दोनों में होता है, लिक्विड और गैस में ये होता है, लेकिन हमारा ऑस्मोसिस केवल लिक्विड के अंदर होता है। अब इससे निकल के आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है। This is defined as the minimum extra pressure to be applied on solution at a given temperature to stop osmosis. इतना प्रेशर हम लगाएं उस किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर एक तरफ से कि उसका जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड बाय पाई, इसको हम डिनोट करते हैं पाई। अगर तुम इस पाई की वैल्यू 22/7 मत समझ लेना, ये वो वाला पाई नहीं है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के ऊपर।
पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये आपको दिखाई दे रहा है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम दोनों को इनको मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। जब इसको हम हटाते हैं तो हमारा गैस कांस्टेंट लग जाता है आर। ठीक है, अब सी क्या होता है, मोलैरिटी। इसमें मोलैरिटी की बात हो रही है। अब तक जितने भी हमने पढ़े थे मोलैलिटी से पढ़े थे, तो इसमें क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। ठीक है, तो हम इसको इसकी जगह ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। आर की वैल्यूज अगर हम देखें तो ये तो आपने पढ़ाई है, एन को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन आर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, आपको रिमेंबर करके रखना है इनको। ये अब आप पूछोगे इतनी सारी कैसे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग है, जैसे आपको जो यूनिट आपको दे रखी हुई क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से आपको यूज़ करनी है। ओके, तो चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। 200 ml of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein. If the osmotic pressure of solution 2.57 into 10 to the power 3 minus 3 bar, then calculate the molecular mass of the protein. Calculate मतलब हमारे को गिवन कितना है, 200 मिलीमीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन गिवन है और उसमें क्या है, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो ठीक है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है इसका 2.57 इंटू 10 to the power -3 बार। बार क्या है, एक यूनिट है प्रेशर की। टेम्परेचर हमें 300 केल्विन गिवन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख रखी हैं, देखें आप। तो बस हमें क्या करना है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देना, अपने आप आंसर हमारा आ जाएगा। देखो, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम 1000 अपॉन वी इंटू आर टी। ठीक है, आप इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर देखो पूरी वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर निकल आएगा। अब आ जाती है हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाए, कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। Isotonic solution. Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. Isotonic solution वो होते हैं जिनके दो लिक्विड सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या फिर इक्वल हो, उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपको देख पता चल गया, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। A solution which has greater osmotic pressure than other is called hypertonic solution. मतलब हाइपर से मतलब आना है ना, गुस्से में आदमी ज़्यादा है उसका, कुछ उसके अंदर ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, अगर एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नोट, more concentrated solution when injected with will cause प्लाइमोलिसिस स्ट्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल। अगर हम ज़्यादा कंसनट्रेट चीज़ों को अगर लेंगे, इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर देता है, प्लास्मोलाइसिस। प्लास्मोलाइसिस, द लेस कंटेंट सॉल्यूशन विल कॉज एम्बिशन। ये दोनों आपको टर्म याद रखनी है, एक तो प्लास्मोलाइसिस और एक एम्बिशन। ठीक है, जब ज़्यादा कंसनट्रेट जाता है प्लास्मोलाइसिस और कम तो एम्बिशन। पीपल हु टेक मोर सॉल्टी फूड गेट वाटर accumulated in intermolecular region due to osmosis. This cause swelling of organs and this is called edema. जब हम ज़्यादा नमक की चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, एडिमा। एडिमा की स्पेलिंग होती है ADEMA। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूल मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम इसका आंसर देखते हैं। एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन इन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है ना, वो मतलब लार्ज आती है, बड़ी आती है। द टेक्निक ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। इसमें कौन से हम यूज़ करते हैं, मोलैरिटी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules. ये केवल मतलब बायोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के लिए ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम
उनकी जो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। एज एट हाई टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव पुअर स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी, उनके पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी भी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर होती है, इसलिए हम इसमें वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, when pressure greater than osmotic pressure is applied on solution, then the solvent molecules move in opposite direction from solid to solution to solvent through the semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis. इसमें क्या होता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, अगर हमने बात करी थी, हम ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम रोकते हैं, ऐसा प्रेशर जब हम उसको रोक दें ऑस्मोसिस होने से, लेकिन अगर हम इतना प्रेशर लगा दें कि उल्टा ऑस्मोसिस होने लग जाए, क्या होने लग जाए, उल्टा ऑस्मोसिस होने लग जाए, तो फिर क्या होगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। इसके एप्लीकेशंस मतलब इसके काम क्या है। इट इज यूज्ड इन वाटर प्योरीफायर टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। ये किस में यूज़ होता है, वाटर प्योरीफायर पर यूज़ होता है, जो हमारा पानी है पीने का, उसको सही करने के लिए। इट इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब डिसैलिनेशन का मतलब होता है मतलब रिमूवल ऑफ सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, उसमें से हम सॉल्ट निकाल देते हैं बाहर। अब बात आती एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। Sometimes molecular mass of solute calculated by using observed value of solute property does not coincide with the actual molecular mass of solute. This is called abnormal molecular mass. तो क्या होता है इसमें, कभी कभी हम वैल्यूज़ तो निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ होती है ना, वो मैच नहीं करती हैं जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं उनसे। वो ऐसा क्यों होता है, उसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अब आता है हमारा डिसोशिएट। डिसोशिएट का मतलब आपको पढ़ने से थोड़ा समझ में आ रहा, अलग अलग होना। जब हम किसी चीज़ को पानी वगैरह में किसी चीज़ में डालें तो वो अगर उसमें घुल जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे NaCl को हम पानी में डालते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव में घुल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसोशिएशन। एसोसिएशन मतलब अगर हम CH3CH मतलब किसी चीज़ को भी डालें और वो डाइमर बना ले या फिर ट्राइमर बना ले, मतलब जैसे CH3COOH को हमने विनेगर को डाला पानी के अंदर और वो मिलकर क्या बना ले, CH3COOH होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएशन हो जाएगा। दोनों चीज़ें समझ आई। इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या इंक्रीज होते हैं और एसोसिएशन में डिक्रीज होते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे नीचे, CH3COH ये वाला, ठीक है। When benzoic acid dissolve in water in benzene it forms dimer, जो हमने आपको बता दिया क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। अब आती है हमारी, जब वो एबनॉर्मल मोलर मास अभी हमने पढ़ा था ना, उसके हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एक वेंट ऑफ फैक्टर। टू काउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब वो जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था ना, वो किसकी वजह से आ रहा था, क्योंकि हमारे डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से। अब इसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या लिया, एक वेंट ऑफ फैक्टर लिया। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नेक्स्ट दूसरा भी होता है इसका, इट इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। ये क्या है इसके, फॉर डिसोसिएशन के लिए आई हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और फॉर एसोसिएशन हमेशा स्मॉलर देन 1 होता है। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन हमेशा ये किसके बराबर होगा, 1 के। ये क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमारा अल्फा है ना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर पूरा पूरा घुल जाता है तो ये क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। फॉर कंप्लीट एसोसिएशन क्या हो जाता है, I = 1/n। n क्या होता है, जितना वो घुलता है, जितने नंबर ऑफ मतलब मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस याद रख सकते हो आप इसको।